लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से सब दोस्तों को खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 और जो टॉपिक हम इसमें कवर करने जा रहे हैं वो इंतहाई ज़रूरी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। 在哪里在哪儿 ये दो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। वो दोस्त जिन्होंने डायरेक्टली जंप इन किया है आज के लेक्चर नंबर 11 में, उनसे गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 1 टू 10 पहले अच्छे तरीके से सुन लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद आज के लेक्चर में फॉरवर्ड जाइए। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि आप इस लेक्चर को कवर कर सकें। तो जनाब, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आज का स्केड्यूल क्या है, आज हमने क्या क्या कवर करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्विक रिव्यू करेंगे, जो कुछ पढ़ा है उसको एक छोटा सा क्विक रिव्यू देंगे। उसके बाद कुछ वोकेबलरी की ड्रिल्स हैं। आज वोकेबलरी की ड्रिल मैंने एक्सरसाइज से पहले रख दी क्योंकि बाज़ नए वर्ड्स ऐसे शामिल होंगे जो आपकी एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज होगी एक। उसके बाद आज का टॉपिक जो कि है 在哪里在哪儿। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स होंगी ताकि अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकें कि ये क्या चीज़ है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आज बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। आज हमने अपनी काउंटिंग को 1 से 10 तक लेकर जाना है आज ही के लेक्चर में। उसके बाद कुछ क्रेडिट्स होंगे थोड़े से, और एक दफ़ा फिर एक इम्पोर्टेंट नोट आपके लिए कि इस लेक्चर को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपने लेक्चर नंबर 1 टू 10 अच्छे तरीके से समझा हो। लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई कुछ चीज़ों को हम क्विक रिव्यू करेंगे। 我在 मैं मौजूद हूँ। 我住在 मैं रहता हूँ। 你在 तुम मौजूद हो। 你住在 तुम रहते हो, रिहाइश पजीर हो। 他在 वो मौजूद है। 他住在 वो रहता है, वो रिहाइश पजीर है। 我们在 हम सब मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 我们在上海 हम लोग शंघाई में मौजूद हैं। 我们住在 हम सब रहते हैं, हम सब रिहाइश पजीर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 我们住在上海 हम सब शंघाई में रहते हैं। 你们在 तुम सब मौजूद हो। 你们在家吗？你们在家吗？क्या आप सब घर पर मौजूद हैं? ओके जी, नेक्स्ट 你们住在 तुम सब रहते हो। उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए 他们在 थर्ड पर्सन प्लूरल 他们在 वो सब मौजूद हैं। 他们住在 वो सब रहते हैं, वो सब रिहाइश पजीर हैं। ओके जी, ये तो लास्ट लेक्चर का रिव्यू था। अब कुछ काउंटिंग को भी रिवाइज़ कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है। काउंटिंग अभी तक हम 1 से 5 तक सीख चुके हैं। इसके तलफ़्फ़ुज़ को बारहा सुनिए, गौर से सुनिए, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो अब आप याद कर लेंगे स्टार्टिंग में, वही जब आप 100 और 1000 से ऊपर जाएंगे आपका तलफ़्फ़ुज़ वैसा ही साथ चलता रहेगा। लिहाजा इंतहाई ज़रूरी है कि 1 से 10 तक का अपना तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल एक्यूरेट रखिए। गौर से सुनिए। ई ई अर अर सान सान स स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 वो ये 1 से 5 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो मैं काउंटिंग के साथ ऐड करना चाहता हूँ वो है एक लफ्ज़ क। क जिस तरह हमने क बड़े भाई के लिए लफ्ज़ सीखा था,
सेम प्रोनाउंसिएशन है क, जिसका मतलब है अदद। ये इंतहाई वास्ट सब्जेक्ट है, क्वांटिफायर है। चाइनीज़ ज़ुबान में ग अपनी शक्ल एज़ पर ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ग का लफ्ज़ बदल जाता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक मुकम्मल लेक्चर होगा, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से वर्ड ग की जो शेप चेंज होती है, जो शक्ल चेंज होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इसको याद रख लीजिए, क्वांटिटी बताने के लिए कभी भी ई अरसान सिंपली नहीं बताई जाती, उसके साथ लफ्ज़ ग का इजाफ़ा किया जाता है, जिस तरह हम कहना चाहते हैं एक अदद। फॉर एग्ज़ाम्पल, ई का मतलब था वन, एक, और जब ई ग बोला जाएगा, ई ग, इसका मतलब होगा एक अदद। नेक्स्ट अर्ग, लेकिन स्पोकन में की बजाय ल्यांग बोला जाता है, ल्यांग, यानी कि दो अदद। ईग एक अदद, ल्यांग दो अदद। थ्री के लिए संग, संग। चार के लिए सग, सग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग चार अफराद हैं। वमन शेर सगरन, वमन शेर सगरन, वी आर फोर पीपल, हम लोग चार लोग हैं। रन पर्सन वाला था, वमन शेर सगरन, वमन शेर सगरन। ओके जी, पाँच के लिए वूग, वूग, पाँच अदद, वूग। ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आज के नए वोकेबलरी पेयर की जानिब। पैटर्न हमारा सेम वही होगा। सबसे पहले हांज यानी कि चाइनीज़ करैक्टर्स होंगे, उसके बाद फीनीन होंगे, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन होगी, जो नियरेस्ट प्रोनाउंसिएशन उर्दू में हम गेस वर्क के लिए लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उर्दू में लिखी हुई चीज़ को आपने फॉलो नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन को आपने सुनकर याद रखना है और उसे अपने अल्फाज में लिखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको ठीक तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। और फाइनली उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में और उर्दू में होगी। आज का जो लफ्ज़ है पहला, वो है जी शीन, शीन, शीन। नॉर्मली जब बोलने में हम लोग शिन का लफ्ज़ बोलते हैं, तो उसके साथ त, शिंद, यानी कि नए वाला, या वो चीज़ जो नई है। शिंद, नए वाले। 我的车 शिंद, मेरी गाड़ी नई वाली है, मेरी गाड़ी नई है। ओके जी, वर्ड है शिन, शिन। इसका ऑपोजिट लाओ, लाओ, लाओ। ये वही लाओ है जो लाओशर के शुरू में आ रहा था। लाओफो, वाइफ के लिए भी। लाओपान, बॉस के लिए। ये सारी चीज़ें, उन सब के स्टार्ट में लाओ का वर्ड आता है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है पुराना और ओल्ड। सो शिंद, नए वाला, लाओ द, पुराने वाला। वदशु लाओ द, मेरी किताब पुराने वाली है, मेरी किताब पुरानी है। शीन, लाओ, शिंदा, लाओ द, नए वाला और पुराने वाला। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेकंड पेयर की जानिब। सेकंड पेयर हमारा आज का है, पहला वर्ड अर्ज, 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 जिसका मतलब है बेटा। इसका ऑपोजिट, फीमेल के लिए एक वर्ड हमने सीखा था, नान का ऑपोजिट, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, वो था न्यू, न्यूअर। बेटे के लिए अर्ज और बेटी के लिए न्यूअर, न्यू अर, अर्ज, न्यूअर। कोशिश करें इस वोकेबलरी को साथ साथ याद रखें, ये हेल्पफुल होगी हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने में आने वाले वक्त में। ओके जी, ये तो था हमारा वोकेबलरी के पेयर्स का सेक्शन। अब हम बढ़ रहे हैं आगे आज की एक्सरसाइज की जाने।
आज की एक्सरसाइज में थोड़ा सा टफ़ किया गया है सिलसिला। अब आपके सामने ट्रांसलेशन नहीं लिखी आएगी, आपके सामने एक पैराग्राफ आ रहा है। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और ख़ुद से ट्रांसलेट करना है। इसको एज़ एन असाइनमेंट लीजिए। कोई मुश्किल नहीं है। जिन दोस्तों ने लेक्चर नंबर 1 टू 10 अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उनके लिए इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी करेक्शन कर सकूं, तो मेरा ख़्याल है कि जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर आप ट्रांसलेशन करके मुझे भेज सकते हैं, जिसको मैं चेक करके डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा कि वो दुरुस्त है या नहीं है। इस वीडियो को स्टिल कीजिए और इस पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कीजिए, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो के लिए नी हाओ, आई एम असलम, वॉश असलम, आई एम अ डॉक्टर, वॉश ताइफू और वॉश ईशंग, आई एम पाकिस्तानी, 我是巴基斯坦人，我是巴基斯坦人。I have one son and two daughters. मेरी मेरा एक बेटा और दो बेटियां हैं। I have के लिए मैं रखता हूँ के लिए हमने ऑलरेडी यो पढ़ा हुआ है। 我有一个मैं रखता हूँ एक अदद अर्ज़। 我有一个儿子，两个女儿。我有一个儿子，两个女儿。This is my son. 这是我的儿子，这是我的儿子。I love my son. मैं अपने बेटे से मोहब्बत करता हूँ। वो आई我爱我的儿子। सो जब इसको साथ साथ बनाएंगे सेंटेंस को तो कोई मुश्किल नहीं। ट्राई कीजिए, मैं सारा नहीं बता रहा अभी, इसको ख़ुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ नहीं आती तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको पहले सॉल्व करूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दूँ। ओके जी, अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब, जो कि है इंतहाई ज़रूरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन से क्या मतलब है? वो लफ्ज़ जो ज़ाती तौर पे एक सवाल होते हैं, वो लफ्ज़ जो सवालियाँ हैं ख़ुद से, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस वक्त, ये वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो हमारी डेली की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आज जो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ना है वो है 在哪儿在哪儿। फिर बता रहा हूँ कि ज़ाय आपकी आसानी के लिए लिखा है, असल प्रोनाउंसिएशन ते और जे को मिला के 在哪儿在哪儿है। इसी लफ्ज़ को बहुत से एरियाज़ में 在哪里बोला जाता है। 在哪里在哪里नार और नाली एक ही लफ्ज़ के दो पैटर्न हैं बोलने के। नॉर्मली शंघाई से ऊपर का जो इलाका है बीजिंग तक, वहाँ अरख्वा बोली जाती है, जिसमें लैंग्वेज में बहुत से लफ्ज़ों के आखिर में आपको अर की साउंड सुनाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाली, जब आप चेजियांग प्रोविंस में, जिसमें निंगबो, त्रिशी, युयाओ, ईवू, हांजो, वंजो इस तरह के सिटीज़ आते हैं, जब आप इन शहरों में जाते हैं तो नाली का वर्ड सुनाई देता है। जबकि आप छांगजो, जियांगसू प्रोविंस के अंदर, शानडोंग प्रोविंस के अंदर या बेइजिंग सिटी के अंदर, थिएनजिन के अंदर जाएं, खबे प्रोविंस के अंदर, आपको यही नाली नार के तौर पे सुनाई देता है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेयर इज़, कहाँ पर है। ज़ाय हमने इन ऑन एट के लिए पढ़ा था प्रेपोजिशन के तौर पे, मौजूद है नाली कहाँ पर। वेयर इज़ कहाँ पर है, कहाँ पे है। और इसको हमने यूज़ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है।
जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ की लोकेशन और प्लेसमेंट आप पूछ रहे हैं वो सेंटेंस के शुरू में आएगी और उसके बाद 在哪里 या 在哪儿 का लफ्ज़ आएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लें इस पैटर्न के अंदर, अगर हम सबसे पहले खाली जगह पे वर्ड लगा दें नी, मतलब तुम, नी 在哪儿 तुम कहाँ पर वाक़ हो, तुम कहाँ पर मौजूद हो, तुम किधर हो। नी 在哪里 या नी 在哪儿 दोनों का मतलब सेम ही है। नी 在哪里 तुम कहाँ हो, तुम कहाँ पर मौजूद हो। अक्सर हमें टेलीफ़ोन करके बात करते हुए ये बात पूछनी पड़ती है, भई तुम इस वक़्त किधर हो? 你在哪里? 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 या फिर 你在哪儿 दोनों पैटर्न ठीक हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने चाइनीज़ दोस्तों से बात करते हुए। 你在哪儿 तुम कहाँ पर हो? वो आंसर देगा 我在 मैं मौजूद हूँ। आगे नार की जगह वो जगह का नाम ले लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहना चाहता है मैं घर पे हूँ। 我在家里 我在家里 मैं घर में मौजूद हूँ। ओके, कुछ एग्जांपल्स इसकी लेते हैं। कोशिश करते हैं उससे मज़ीद वजाहत हो जाए कि 在哪里 और 在哪儿 को यूज़ कैसे करना है। सेंटेंस है जी सबसे पहले, असलम कहाँ है। असलम कहाँ है। कोशिश कीजिए कंपाइल करने की। उम्मीद है आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। असलम 在哪里 या असलम 在哪儿 दोनों पैटर्न दुरुस्त हैं। असलम 在哪儿 या असलम 在哪里 दोनों ठीक हैं। ओके जी, बॉस कहाँ है, मालिक किधर है। बॉस के लिए वोकेबलरी अगर याद हो तो 老板老板在哪里 老板在哪儿 दोनों पैटर्न दुरुस्त हैं। 老板在哪儿 बॉस कहाँ पर मौजूद है। ओके जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं एग्जाम्पल को। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, वेयर इज़ योर कार। तुम्हारी गाड़ी, सबसे पहले गाड़ी की वोकेबलरी हमें पता होनी चाहिए, वो है छो छो। और ये गाड़ी किससे रिलेट हो रही है, तुम्हारी। नी द छ नी द छ तुम्हारी गाड़ी। और उसके बाद वही पैटर्न 在哪里 किस जगह पर मौजूद है। नी द छ 在哪里 तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है, तुम्हारी गाड़ी किधर है। नी द छ 在哪儿 नी द छ 在哪里 बोथ एक ही मतलब दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी किताब कहाँ है। थर्ड पर्सन था और उसकी था द किताब के लिए वोकेबलरी शू था द शू उसकी किताब। था द शू 在哪里 उसकी किताब कहाँ पर मौजूद है, उसकी किताब कहाँ है। था द शू 在哪里 या 他的书在哪儿 था द शू 在哪儿 या 哪里एक ही मतलब है। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे दोस्त का घर कहाँ है। मेरे दोस्त का घर, सबसे पहले घर का आपको पता होना चाहिए च्या। मेरा दोस्त 我的朋友我的朋友 मेरे दोस्त का घर 我的朋友的家我的朋友的家। लेकिन मैंने बताया था जब एक सेंटेंस में दो दफ़ा द आ जाए तो नॉर्मली जो ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन होता है वो द हम ख़त्म कर देते हैं। सो इस सेंटेंस में 我的朋友的家की बजाय 我朋友的家在哪里我朋友的家在哪儿 दोनों सेम मायने दे रहे हैं। सो 我的 लिखा नहीं जाता, ना बोला जाता है 我的朋友我的朋友। लेकिन बैक एंड में आपको पता होना चाहिए कि सेंस क्या क्रिएट हो रही है। 我的朋友 वो 朋友 मैं दोस्त यानी कि मेरा दोस्त। 我朋友的家在哪里我朋友的家在哪儿 दोनों एक ही मतलब दे रहे हैं।
उम्मीद रखता हूँ कि ये चाहे ना ली वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। चाइनीज़ ज़ुबान में टोन्स की बड़ी अहमियत है। जो आप ऊपर वी की शक्ल में एक निशान देख रहे हैं, जो टोन थर्ड टोन बता रहा है ना ली, म्यूज़िकल टोन जिसको कहते हैं, जो थोड़ा लहक के बोला जाता है। अगर इसी को मैं फोर्थ टोन में बोलूँ, ज़ाय ना ली, ज़ाय ना ली, तो इसका मतलब होता है वहाँ पर। कहाँ जो है वो वहाँ में तब्दील हो जाता है। कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर फर्दर बात करें। फॉर द टाइमिंग आज हमारा पहला पोर्शन जो था लेक्चर का, वो था जय नाली को समझना। उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा सेकंड पार्ट है, वो है काउंटिंग को मुकम्मल करना। अभी तक हमने काउंटिंग 1 से लेकर 5 तक सीखी है। मेरी गुजारिश है कि इसी लेक्चर के और अगले लेक्चर के दरमियान जो गैप है, इसके अंदर काइंडली इस काउंटिंग को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में इस काउंटिंग को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। चाइनीज़ काउंटिंग को याद करने के लिए मैंने थोड़ा-सा आपको आइडिया दिया था कि इसकी टोन्स के हिसाब से याद करें, तो ये सुनने में और याद रखने में आसानी रह जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि फ़र्दर एक्सप्लेन काउंटिंग की टोन्स को कर दूँ, ताकि ये मज़ीद वज़ाहत हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमारा आज का जो काउंटिंग में वर्ड था, वो था ई। ई जिसका मतलब था 1। ई 1 के लिए। अब नोट करें तो इसके ऊपर फर्स्ट टोन लगी है। जिस तरह ये एरो बता रहा है, इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में आपके जो अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं, उनका प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। ई ई, एक ही प्रेशर पे, इसमें साउंड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या कोई इसमें ख़म नहीं होना चाहिए। इस जो हवा का प्रेशर आपके माउथ से निकल रहा है, उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ई। नेक्स्ट आर। आर, इसके ऊपर नोट करें, ऊपर से नीचे की जानिब एक साइन है। ये बता रहा है कि आवाज़ नीचे की तरफ डिप हो रही है। अर, ऊपर से नीचे की जानिब आवाज़ आ रही है। अर। ई अर। उसके बाद 3 के लिए सान। सान। सान, अगेन फर्स्ट टोन है, एक प्रेशर के ऊपर साउंड है। ई अर, सान। ओके जी, 4 के लिए स। स, फोर्थ टोन है। स, ऊपर से नीचे की तरफ आवाज़, वही पैटर्न जो अर में था वही स में बोला गया है। ई अर सान स। और 5 के लिए थर्ड टोन है वू। वू, सबसे पहले इसमें आवाज़ नीचे डिप हो रही है, उसके बाद ऊपर को जा रही है। वू। वू। डब्ल्यू की जो साउंड है उसको वाव से मैंने लिखा है समझाने के लिए फॉर द टाइम बीइंग। जिस वक्त हम फीनिन को पढ़ेंगे उस वक्त आपकी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी, उस वक्त इन फीनिन अल्फाज को आपको ठीक तरीके से पढ़ना आ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग ई आर सान स वू, यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम 6 को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले 6 के लिए वर्ड बोला जाता है ल्यो। ल्यो। अच्छा, इसको ल्यू नहीं पढ़ना, क्योंकि ल्यू के लिए स्पेल्स डिफरेंट होते हैं और उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। कोशिश करें इसको ले और ओ, ल्यो करके पढ़ें। ल्यो। ई आर सान स वू ल्यो। ल्यो। ओके जी, 7 के लिए छी। छी। छी, फिर फर्स्ट टोन का वर्ड आ गया। सुन लीजिए 1 से लेकर 7 तक। बार बार सुनिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, ये फिर ही याद होंगे। ई अर सान स वू ल्यो। छी। ल्यो। छी। ओके, नेक्स्ट 8 के लिए
पा पा, ये भी फर्स्ट टोन आ गई। फिर से सुनिए, ई अर सान सी वू ल्यो छी पा, ल्यो छी पा। ओके, 9 के लिए, ज्यो ज्यो, थर्ड टोन आ गई दोबारा से। पहले आवाज़ डिप हो रही है, उसके बाद ऊपर की जानिब जा रही है। दोबारा से सुनिए, ई अर सान सी वू ल्यो छी पा ज्यो, ल्यो छी पा ज्यो। ओके, और फाइनली 10 के लिए, 10 के लिए वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्ड है शिर, लेकिन ये शिर सेकंड टोन में है। आवाज़ नीचे से ऊपर की जानिब खींची जा रही है, जिस तरह कोई सवाल पूछा जाता है। शिर शिर शिर। ओके, अब बमा टोन 1 से 10 तक सुन लीजिए। ई अर सान सी वू ल्यो छी पा ज्यो शिर शिर। ऑलराइट, तो जनाब ये तो 1 से 10 तक की काउंटिंग है। इसको बार बार सुनिए, जिस तलफ़ुज़ के साथ मैंने बोला इसको एज़ इट इज़ ही याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप 1 से 10 तक काउंटिंग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके याद कर चुके होंगे। डेली रूटीन में इसको रिवाइज़ करने का तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। घड़ी पर टाइम देखिए, बार बार जब भी आपकी नज़र पड़े, जितना टाइम नज़र आ रहा है उस टाइम को काउंटिंग में चाइनीज़ में बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि डिफरेंट टाइम होगा, डिफरेंट मिनट्स होंगे और आपको डिफरेंट वर्ड्स को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब इसमें एक ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, टोन्स में ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये 1 से 10 तक बेस है। जिस तरह इंग्लिश में या उर्दू में जिनको स्टार्टिंग की 1 से 10 तक काउंटिंग आ जाए तो बाकी काउंटिंग उनके लिए ईज़ी होती है। चाइनीज़ में भी ऐसे ही पैटर्न है। सबसे पहले ट्रैक करते हैं जो फर्स्ट टोन वाले 1 से 10 तक फर्स्ट टोन वाले एक प्रेशर में बोले जाने वाले लफ्ज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, ई, सान, ई, सान, छी, ई, सान, छी, पा, ई, सान, छी, पा। ये 4 वो वर्ड्स थे जिनके ऊपर फर्स्ट टोन है, जो एक बैलेंस्ड आवाज़ के साथ बोले जाते हैं। उसके बाद फोर्थ टोन वाले हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिनमें आवाज़ झटके से बोली जाती है, गुस्से से जिस तरह बोला जाता है, ऊपर से नीचे की जाने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर, अर, अर। उसके बाद स, स, अर, स। उसके बाद ल्यो, ल्यो, अर, स, ल्यो। और उसके बाद जो थर्ड टोन वाले हैं वो 2 थे, वू एंड ज्यो। एंड फाइनली 10 के लिए शिर, जो कि सेकंड टोन में था। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरीके से याद कीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आप लोग की खिदमत में पेश करूँ। बहुत से दोस्त कॉल्स करते हैं और अपनी जो मुतलका फ़ील्ड है उस लिहाज से रिक्वायरमेंट्स मुझे बताते हैं। अपने डायलॉग्स को खुद से क्रिएट कीजिए प्लीज़, कोशिश कीजिए, लिख लीजिए कि क्या क्या बातें आपको करने में दुश्वारी होती है। उसके बाद वो मुझे भेजिए ताकि मैं उनकी बेस के ऊपर आपके लिए बेहतर लेक्चर तैयार कर सकूँ। गुजारिश की थी कि मुझे मैसेज कर लिया कीजिए। मैसेज सुनना और उसका रिप्लाई करना मेरे लिए इजी है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उसके अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सेल नंबर तो मैंने दिया ही हुआ है। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा है। सी यू सून इंशाल्लाह और 再见，再见，再见。